हाय गाइस, वेलकम टू टेक टॉक्स विद राहुल। तो आज हम एनालिसिस करने वाले हैं मनोपुरम फाइनेंस की। तो बहुत से लोग मनोपुरम के बारे में जानते होंगे ऑलरेडी। उसके जो गोल्ड बिजनेस है, गोल्ड लोन का जो बिज़नेस है, उसके बारे में ऑलरेडी जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, अभी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें। मैं डेली बेसिस पर रोज़ 7 बजे एक वीडियो लेके आता हूँ। एक डेली बेसिस पे एक शेयर का एनालिसिस हम करते हैं, देखते हैं क्या अपॉर्चुनिटी है उसमें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए अब देखते हैं इसके बिज़नेस के बारे में। अगर बिज़नेस के बारे में देखें तो ये इसकी साइट है, इस पर मैं गया। इसके अंदर देखें तो एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस है इनका, एक एग्रेसिव तरीके से काम कर रहे हैं। अगर अपन देखें पिछले कुछ दिनों में, अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसकी, तो प्रोडक्ट्स रेंज के अंदर मैं देखूं तो प्राइमरीली इनका गोल्ड लोन का बिज़नेस है, जैसा कि हम जानते हैं। उसके अलावा इन्होंने अपने इनका जो बिज़नेस है इन्होंने काफ़ी डाइवर्सिफाइड किया। देखिए इतने सारे सेगमेंट्स में ये जो है ये लोन प्रोवाइड कराते हैं, राइट। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि हम में से बहुत से लोगों को बस यही पता है कि शायद गोल्ड लोन प्रोवाइड कराते हैं, और लेकिन मैं बता दूँ एक एनबीएफसी है और उसके अलावा भी ये बहुत सारे सेगमेंट्स में जो है लोन्स वगैरह प्रोवाइड कराती है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे आज इसके अंदर पता चली है कि अगर सब्सिडरी के अंदर अगर हम जाएँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मनापुरम कॉम्टेक एंड कंसल्टेंट्स लिमिटेड करके इन्होंने एक आईटी कंपनी भी स्टार्ट की है। तो जब इस तरह की एक ग्रोइंग कंपनी और भी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढती है एक ग्रोइंग सेगमेंट के अंदर, क्योंकि एक आईटी का जो सेगमेंट है वो एक ग्रोइंग सेगमेंट है। अगर मैनेजमेंट अच्छा हो आईटी के अंदर तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी इंडिया के अंदर है। और इंडिया जैसे कि लीड कर रहा है सर्विस बेस में, लेकिन प्रोडक्ट बेस के अंदर उन सारी चीज़ों के अंदर जो है अभी काफ़ी सारी गुंजाइश है इसके अंदर करने के लिए। तो एक कंपनी है जब इस तरीके से एक ग्रोइंग प्लान उनके पास होता है, एक ग्रोइंग जो भी अपॉर्चुनिटीज है ग्रोइंग बिजनेसेस के लिए, तो एक काफ़ी एक एग्रेसिव मूवमेंट इनका नज़र आता है। और इनका जो मैनेजमेंट का माइंडसेट है वो पता चलता है, राइट। तो एक ये था। उसके अलावा सब्सिडरी के अंदर अगर आप देखेंगे तो होम फाइनेंस लिमिटेड, इंश्योरेंस ब्रोकर्स एंड माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, ये 4 सब्सिडरीज हैं इनकी। और जो मेन जो कंपनी है वो मनोपुरम फाइनेंस लिमिटेड है। तो ये कंपनी के बारे में थोड़ा सा आइडिया। उसके अलावा मुझे लगता नहीं है कि कोई और कुछ देखने की ज़रूरत है। इट इज़ मोर देन इनफ। चलिए तो बात करते हैं, अब स्क्रीनर के ऊपर चलते हैं तो इसकी शीट्स वगैरह देखते हैं। एक मिड कैप कंपनी है तकरीबन ये, 12.5 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस 149 है। उसके अलावा देखें तो आर से ही एक एनबीएफसी कंपनी में होना, एक 16% होना एक बहुत बड़ी बात है, राइट। अगर मैं कंपेयर करूं यहाँ पे जो पीयर कंपैरिजन इसका है, तो अगर आप देखेंगे तो ये एचडीएफसी एएमसी का यहाँ पे इतना है, लेकिन एचडीएफसी एएमसी एक तरीके से होल्डिंग, क्योंकि म्यूचुअल फंड ये भी मनपुरम का भी एक डाइवर्सिफाइड एक पोर्टफोलियो, इसलिए शायद ये एचडीएफसी एएमसी को भी यहाँ कंपेरिजन में दे रहा है। तो अगर अपन देखें, अगर एनबीएफसी से कंपेयर करें या बैंकिंग सेक्टर से कंपेयर करें जो कम्प्लीटली बैंकिंग में काम करते हैं, उसके मुकाबले इनका अगर देखा जाए तो आर ओ सी ये काफ़ी अच्छा है, राइट। 16 है ये तकरीबन, और इस लिस्ट में देखा जाए तो तकरीबन ये सेकंड नंबर पे है, राइट। तो आर ओ सी काफ़ी अच्छा है बैंकिंग सेक्टर के अंदर। डेट की बात नहीं करेंगे, डेट तकरीबन 4 के करीबन है, लेकिन डेट की बात नहीं करेंगे क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी है ये, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है, एनबीएफसी है और बोरिंग्स होती हैं इनके पास, राइट। आरओसी हो गया है। यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो ये 35% है। मैं 75% जो है मैक्सिमम लिमिट होती है, लेकिन यहाँ पे ये काफ़ी कम है उससे। उसके रीज़न जो है अभी हम देखेंगे नीचे जाके इसके क्या रीज़न है। चलिए पहले देख लेते हैं, इसी को देख लेते हैं। तो प्रोमोटर होल्डिंग की बात करूँ मैं तो यहाँ पे तकरीबन ये 35% है प्रोमोटर्स के पास में होल्डिंग। एफआईआईज़ के पास में काफ़ी अच्छी होल्डिंग, अगर आप देखें प्रोमोटर्स से भी ज़्यादा एफआईआईज़ के पास में है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है उनके पास में है। डीआईएस के पास में भी ठीक ठाक इसकी होल्डिंग है। और पब्लिक के पास में भी काफ़ी अच्छी खासी हुई इसकी होल्डिंग है, तकरीबन 17%, जिसके अंदर जो है डोली खन्ना जो है इनकी कुछ होगी 1% के करीबन, या फिर हो सकता नहीं हो क्योंकि ये दिखा नहीं रहा 2018 के बाद में। तो ये तकरीबन 17.5% की होल्डिंग है इनके पास में। तो एफआईआईज़ के पास में एक अच्छी खासी होल्डिंग है इस कंपनी की, और डीआईएस के पास में भी अच्छी खासी होल्डिंग है इस कंपनी की। और यहाँ पे तकरीबन प्रमोटर्स का 35% है। तो लेकिन स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है तो नथिंग टू वरी अबाउट। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे वरी करने की ज़रूरत ये है
कि ये जो पब्लिक के पास में ये होल्डिंग जो है थोड़ी इंक्रीज हुई है, जो ये होल्डिंग यहाँ कम हुई है ना, ये तो FIIs के पास में तो कंसिस्टेंट है, प्रमोटर्स के पास में तो कंसिस्टेंट है। FIIs में थोड़ी सी कम हुई है, तकरीबन 1%, और इसके अंदर तकरीबन जो है इसके अंदर भी कंसिस्टेंट ही एक तरीके से। तो ये होल्डिंग जो है पब्लिक के पास में आई है ये, राइट। थोड़ा इसके अंदर ऐसा होना चाहिए कि जो भी स्ट्रॉन्ग हैंड्स के अंदर जितनी ज़्यादा होल्डिंग हो उतनी ज़्यादा बेटर है, लेकिन ठीक है, ये भी कोई ज़्यादा ऐसा नंबर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही गैप इतना ज़्यादा नहीं है, हालांकि 1% का है, लेकिन ठीक है, मतलब कंसीडरेबल है, कंसीडर कर सकते हैं इसको, इतनी बड़ी बात नहीं है, राइट। चलिए, तो लेकिन मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि जो ये जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं इनके पास में होल्डिंग ज़्यादा हो, राइट। प्रमोटर्स के पास में हो अच्छी बात है, लेकिन अगर DIE और FIIs के पास में, अगर प्रमोटर्स के पास में कम है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो भी एक तरीके से प्रमोटर्स ही होते हैं उनके, अगर उनकी होल्डिंग ज़्यादा होती है तो ठीक है। ये इसका एनालिसिस हो गया। उसके बाद में देखें प्लेज में जीरो, तकरीबन ये प्लेज परसेंटेज तकरीबन 0.10% है, जो कि कंसिडरेबल है, नथिंग टू वरी अबाउट। डिविडेंड ठीक ठाक डिविडेंड देती है, तकरीबन 1.5% का डिविडेंड यील्ड है इसका। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो प्रमोटर होल्डिंग हमने देख ली। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे इसके अंदर क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखे जाए तो रेवेन्यू अच्छे खासे दिसंबर 2020 में हुए हैं। अभी इसका जो है लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आना अभी जो आएगा उसमें देखते हैं क्या परफॉर्मेंस रहती है, लेकिन मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस ठीक ही रहेगी इसकी, अच्छी खासी रहेगी परफॉर्मेंस, ज़्यादा ही रहेगी, कम नहीं रहेगी इससे। उसका रीज़न ये है कि देखिए दूसरे सेक्टर्स जो है उसमें थोड़ा बहुत डाउनफॉल हो सकता है। IT के अंदर काम कर रहे हैं तो IT के अंदर उनको प्रॉब्लम आएगी नहीं, राइट, वर्क फ्रॉम होम सबके चल ही रहे हैं। दूसरा क्या है कि जब क्राइसिस होते हैं इस तरीके से, प्रॉब्लम्स आती हैं इस तरीके की, जो जैसे पैंडमिक वगैरह आया, तो इनकी मार जो है वो जो गरीब तबका है उसके ऊपर ज़्यादा पड़ती है, राइट। अब गरीब तबका जो होता है उनके पास में बड़े बड़े बैंक्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये इनको क्या है कि लोन वगैरह काफ़ी हैक्टिक कर देती हैं, लोन वगैरह इनको मिलता नहीं है आसानी से, राइट। तो मैक्सिमम लोग जो होते हैं उस तबके में वो गोल्ड वगैरह जो है वो गिरवी रख के अपना काम चलाते हैं, या तो वो जैसे जो अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है, जैसे अगर आपने देखा हो तो गाँव में वो जो बनिए होते हैं, बनिए मतलब जो साहूकार वगैरह जो होते हैं उनके यहाँ पे गोल्ड वगैरह रखते हैं वो, या फिर हालांकि ये चीज़ें पहले काफ़ी होती थी, जो लाला होते हैं उनके यहाँ रखते हैं, और उसके एवज में वो 2% 3% का चार्ज करते हैं। लेकिन अब भी गाँव में भी थोड़े एजुकेटेड हो गए हैं लोग बाग, मतलब थोड़े नहीं, काफ़ी एजुकेटेड हो गए हैं, और अब वो भी इन कंपनीज़ का बेनिफिट ले रही हैं। और ये जो कंपनीज़ हैं इस तरीके की NBFC जो हैं, जैसे उज्जीवन, बंधन और ये इक्विटस और ये क्या कहते हैं मनप्पुरम, इस तरह की कंपनियाँ, इनकी रीच भी काफ़ी बढ़ गई है अब उन छोटे छोटे टाउन, छोटे छोटे जो एरियाज़ हैं उनके अंदर। तो और मेन कस्टमर इनके यही है, राइट, क्योंकि जो बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं उनको तो लोन मिल ही जाता है, लेकिन जो छोटे छोटे जो लोग हैं उनको जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो गोल्ड के एवज में उनको जो लोन मिलते हैं, और उसमें इसलिए ये कंपनी जो है काफ़ी अच्छी जो है प्रोग्रेसिव कंपनीज़ हैं ये, राइट, क्योंकि इनका जो अभी भी जो अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है वो काफ़ी है, तो उनमें इनकी पकड़ अच्छी है, राइट। तो ये है एक चीज़। और तो ये जो कोविड का टाइम है इसके अंदर ये जो मार है कोविड की, ये जो गरीब मजदूर हैं उनके ऊपर थोड़ी ज़्यादा पड़ी है, और हालांकि जो मिडिल क्लास फैमिली जो उनके ऊपर भी पड़ी है, तो वो ऐसे समय में जो है काफ़ी जो है लोन वगैरह जो है वो गोल्ड वगैरह से लोन वगैरह जो है लेने के चांसेस जो रहते हैं काफ़ी। तो कस्टमर बेस भी इनका इतना अगर डिक्रीज़ भी हुआ होगा तो इतना नहीं हुआ होगा जो दूसरे जो बिज़नेस हैं उसके कंपैरिजन में। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो रेवेन्यू है वो ठीक ठाक रेवेन्यू इनकी आएगी अभी। और जो अब अगर देखा जाए इनका तो इंटरेस्ट इन्होंने कम किया है, इंटरेस्ट इन द सेंस जो पैसा जो ये दे रहे हैं बोरिंग्स के अंदर जो इंटरेस्ट लग रहा है इनका, वो इन्होंने कम किया, जो भी इनके पास इनके ऊपर डेट है उसका। फाइनेंशियल प्रॉफिट देखिए इंक्रीज हुआ है, अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, तकरीबन 125 करोड़ जो फाइनेंशियल प्रॉफिट इनका इंक्रीज हुआ है। और उसके अलावा देखा जाए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो इनका इंक्रीज हुआ है तकरीबन 125 करोड़ का। नेट प्रॉफिट देखा जाए तो नेट प्रॉफिट तकरीबन इनका जो है 76 करोड़ इनका नेट प्रॉफिट है अभी, कंपेयर टू
नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर, राइट। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है इसके अंदर। और देखिए ग्रॉस एनपीए वगैरह इनकी डिटेल इतनी है नहीं, और हो सकता है ये एनपीए वगैरह हो भी नहीं इनके, राइट। अगर हो भी जाते हैं तो इनको अगर गोल्ड बिजनेस में अगर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उससे, क्योंकि उनके लिए इनके पास में है वो रिकवरी के लिए चीज़ें, राइट। तो अच्छा खासा बिजनेस है इनका, और अच्छी खासी जो क्वार्टर रिजल्ट्स भी उनके अच्छे आए हैं अभी, मतलब अच्छे हैं पिछले क्वार्टर के। उसके अलावा अगर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर देखे जाए, यहाँ पे तो हाईएस्ट है अभी टीटीएम के अंदर रेवेन्यू इसका, और जो मार्च 2020 के अंदर भी इनका जो रेवेन्यू जो था वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था इसका, राइट। और कंपेयर टू यहाँ पे अगर देखा जाए तो तकरीबन 1400 करोड़ 1300 करोड़ का जो है रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ था। और उसके अलावा अगर देखा जाए यहाँ पे तो फाइनेंशियल प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे हैं, इंक्रीजिंग है। और ये देखो ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है इनकी, अगर आप देखोगे यहाँ से 2006 से लगा के कंसिस्टेंटली इनके रेवेन्यूज़ इंक्रीज़ हुए हैं। फाइनेंशियल प्रॉफिट इनका कंटिन्यूसली इनका इंक्रीज़ हुआ है अगर आप देखें तो। हाँ, उसके अलावा अगर देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कंटिन्यूसली हाईएस्ट है, कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हुआ है यहाँ पे। टीटीएम के अंदर भी अच्छे फिगर्स आ रहे हैं यहाँ पे। डिविडेंड पे आउट देखा जाए 16% डिविडेंड पे आउट था इनका पिछली बार। तो डिविडेंड भी ठीक ठाक ये कंपनी देती है, ठीक ठाक नहीं अच्छा ही मैं मानूंगा, अच्छा ही डिविडेंड देती है। तो इसके अंदर भी ये मेरी तरफ से तो सही है। इसके अंदर जो प्रॉफिट लॉस के अंदर बैलेंस शीट के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे रिजर्व जो है वो इंक्रीज़ हुए हैं इनके, तकरीबन देखिए आप यहाँ पे। और रिजर्व इंक्रीज़ हुए हैं तो इनकी बोरिंग्स भी इंक्रीज़ हुई हैं। अभी बोरिंग्स जो है हो सकती है कि जो लोन्स वगैरह इन्होंने काफ़ी और भी दिए हैं, उसकी बोरोइंग जो है यहाँ पर शो कर रही हो इसमें से कुछ पार्ट, हो सकता है कुछ एक्सपेंड करने के लिए उसके लिए भी इन्होंने लोन लिया हो फंडिंग वगैरह के लिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो टोटल जो इसके अंदर जो पूरा जो सारी चीज़ें निकल के आती हैं वो काफ़ी अच्छे फिगर्स निकल के आते हैं इनके, और अच्छा खासा मुझे लगता है कि आने वाले क्वार्टर के रिजल्ट्स भी इसके अच्छे होंगे काफ़ी। प्रमोटर होल्डिंग हमने देख ली, आरओसी हमने देख लिया इसका, तो ठीक है। कंपनी ओवरऑल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी लग रही है। फंडामेंटल एनालिसिस इसका जो है मुझे ठीक लग रहा है, तो ये प्रीफर कर सकते हैं। अगर आप को इफ़ यू आर लाइकिंग द कंटेंट प्लीज़ लाइक द बटन एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर विद द फ्रेंड्स। तो चलिए अब आगे बात करते हैं, और एक डिस्क्लेमर और दे देता हूँ अब जब बीच में थोड़ा सा इस बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आप कुछ भी मन बना रहे हैं अपना इन्वेस्टमेंट का या ट्रेडिंग का आफ्टर सीइंग माय वीडियोस, तो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंस एडवाइजर फर्स्ट एंड जस्ट एनालिसिस योरसेल्फ एंड देन डू एनी डिसीजन। तो चलिए अब चार्ट के अंदर देखते हैं चार्ट के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो चार्ट के अंदर अगर मैं देखूँ इसका, मैं आज एनालिसिस कर रहा था, मैं पहले एनालिसिस करता हूँ उसके बाद में ही आपके पास में आता हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पे एनालिसिस कर रहा था इसका, तो अगर आप देखेंगे, देखिए 2-3 चीज़ें हैं इसके अंदर जो है वो बात करने की। पहली चीज़ तो इसके अंदर बात ये करते हैं कि जो काफ़ी इम्पोर्टेंट मुझे लगी इसके अंदर वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए पिछले 3 बार से ये जो है इस वाली जो 200 जो डीएमए है उसके ऊपर ये निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे निकलने की कोशिश की इसने, उसके बाद में आया यहाँ पे निकलने की कोशिश की, और उस तकरीबन उसी रेंज से नीचे आया वापस, फिर यहाँ पे वापस से निकलने की कोशिश कर रहा है। तो मल्टीपल टाइम निकलने की कोशिश जब कर रहा है तो मेरे हिसाब से जब 2-3 बार से ज़्यादा होता है ना, तो वो फिर यहाँ से ब्रेकआउट देता ही है, निकलता है। और यहाँ से जैसे ही वो निकलेगा यहाँ पे, तो यहाँ से पूरे चांसेस हैं काफ़ी अच्छी तरीके से ये ऊपर जो है अपने जो हाईएस्ट लेवल्स हैं उन पर जा सकता है ये, क्योंकि बार बार यहाँ पे ही इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, इसी लाइन पे जाके ये रेजिस्टेंस दे रहा है। तो उसके मुझे लगता है ऐसा कि यहाँ से जब ये ब्रेकआउट होगा ना, तो यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो ये अच्छा खासा यहाँ से गेन देगा। उसके बाद में अगर देखे जाए पिछली ट्रेडिंग सेशन के अंदर तो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स थे इसके। एक एनगल्फिंग कैंडल तो नहीं मानूंगा मैं, लेकिन एक अच्छी खासी इसने बुलिश कैंडल बनाई थी यहाँ पे। और ये जो कैंडल जो है अगर आप देखें, मैं यहाँ से देखता हूँ, देखिए ये जो कैंडल्स बनी थी ना, ये इस तरीके से जब कैंडल बन रही हैं तो जब गिरते हुए मार्केट के अंदर एक तो एनगल्फिंग कैंडल बने, दूसरा क्या है कि जब भी मार्केट गिर रहा हो तो पहला जो ग्रीन जो कैंडल बनता है उसके ऊपर कभी भी आप ट्रस्ट मत कीजिए। मैं बताऊँ आपको, आप उसके बाद में अगर वापस से ग्रीन कैंडल बनती है अपर साइड में, तो फिर आप कह सकते हैं कि ये जो शेयर है या स्टॉक है ये अपर साइड अप साइड में भी जा सकता है, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पे कुछ हुआ
उसके बाद में अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस ले रहा है, इस वाले रेजिस्टेंस के अंदर इसने 2 बार ऑलरेडी हिट कर चुका है इसको, राइट। 2 बार वहाँ पे जाके आ सकता है, तो पूरे चांसेस है कि यहाँ पे अगर यहाँ से निकला ये, यहाँ से पहली बार तो यहाँ से निकलने के चांसेस हैं, और दूसरी बार अगर यहाँ से निकला ये, तो ये अच्छी खासी यहाँ से जो है ग्रोथ यहाँ से इसकी नज़र आती है, ये दिखती है। देखिए अगर पिछले सेशन में भी देखा जाए तो तकरीबन उसको क्रॉस किया था इसने, अगर आप यहाँ पे ये देखेंगे थिक लाइन, और तकरीबन उस वहाँ जस्ट डबल के ऊपर गया था, उसके बाद में वापस इसके नीचे आए थे। इसका मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट इसका नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ से अगर निकलता है ये तो अच्छी खासी ग्रोथ दे सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे, ये स्टॉक ऐसा है कि अगर स्विंग में काम करते हैं ना, स्विंग का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो लेट मी नो इन कमेंट्स, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। तो ये काफ़ी अच्छा शेयर है उसके लिए, क्योंकि देखिए जिगजैग मोमेंट है इसके हमेशा, आप देखेंगे तो एक जिगजैग मोमेंट इसके रहे हैं, और ये इस तरीके के शेयर जो होते हैं ना, वो काफ़ी अच्छे शेयर होते हैं ये स्विंग के लिए। तो अगर आप स्विंग करते हैं तो ज़रूर इसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा शेयर है स्विंग के लिए। तीसरी चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो लेवल है ना इसका, जहाँ पे जा चुका है ऑलरेडी, ये इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जिससे इसने रिवर्स लिया है, और अब इसके नीचे जाने के चांसेस मुझे कम नज़र आ रहे हैं, राइट। क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी, अगर देखा जाए यहाँ से अपने जो ऊपर वाले लेवल हैं उससे काफ़ी नीचे ये आ चुका था, और अब ये मुझे लगता है रिवर्स गियर में हो गया है ये अब। और थोड़ा सा अगर यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलता है ना, अगर मार्केट का सपोर्ट इसको मिला, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, तो फिर ये हो सकता है काफ़ी अच्छी तरीके से अपने लेवल्स को अचीव करे ये। चौथी बात मैं आपको बताऊं, देखिए अगर आप यहाँ पे शेयर को देखेंगे, तकरीबन 2018 के बाद में, जब से ये जो आरबीआई ने लाइसेंस वगैरह दिए थे एनबीएफसीज को, कॉन्टीन्यूसली इसकी ग्रोथ थी। अगर आप देखें कॉन्टीन्यूसली जो इसके टॉप जो हैं वो हाईएस्ट टॉप ही बने हैं सारे। उसके बाद में ये जो पेंडेमिक आया उसके बाद में फॉल हुआ, लेकिन अभी भी ये जो प्रीवियस जो उसके लेवल्स हैं यहाँ पे, उससे काफ़ी अच्छा खासा नीचे है। अगर अपन देखें कितना नीचे है, तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो तकरीबन ये जो है 30% के करीबन यहाँ से नीचे है, राइट। और मुझे लगता है कि ये जो 30% है ना, ये इसका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। आप चाहें तो फर्स्ट टारगेट ये भी ले सकते हैं, अगर स्विंग वगैरह में काम करते हैं तो यहाँ पे भी ले सकते हैं। ये तकरीबन 20% इसका जो ये रेजिस्टेंस है ये है। उसके बाद में आप इसको भी ले सकते हैं, इसको कंसिडर कर सकते हैं, ये सेकंड जो इसका हाईएस्ट है वो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे अभी तक तो ये जो अपना जो पिछला लेवल है ना, पिछले साल का, वहाँ पे भी नहीं पहुँचा है ये, वहाँ से ही इतना नीचे है। तो जब ये जो लाइफ टाइम हाई से ब्रेकआउट देगा तो वो उससे भी ऊपर जाने के पूरे चांसेस हैं इसके, राइट। तो शॉर्ट टर्म में टारगेट आप ये ले सकते हैं, और मुझे लगता है कि ये एक बार ये काफ़ी जो है यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ, यहाँ पर जाने की काफ़ी कोशिश की इसने ऊपर, लेकिन फिर से ये मार्केट के उसकी वजह से, पैनिक की वजह से नीचे आया है। और ये फर्स्ट लेवल तो अचीवेबल हैं, और जिस तरीके से नीचे आया उसी तरीके से वी शेप रिकवरी इसके अंदर हो सकती है, क्योंकि बिज़नेस में कोई कमी नहीं है। अगर आप देखेंगे इसका बिज़नेस हमने देखा है, और ये जो कहाँ पे अवेलेबल, अभी ये अवेलेबल है इसके तकरीबन 3 साल पहले के उस पर लेवल्स पर, राइट। जबकि बिज़नेस इनका जो है पिछले 3 साल में कितना ग्रो हुआ है वो हमने बिज़नेस सीट में देखा। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप। लेकिन देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, मैं जो भी शेयर का एनालिसिस करता हूं, लॉन्ग टर्म में तो वो होते ही, राइट। लॉन्ग टर्म में तो वो आपको बेनिफिट देंगे ही, राइट। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट टर्म में दें। लेकिन शॉर्ट टर्म में आप ये भी एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा कि 10 दिन में, 15 दिन में, या कल में, या परसों में, या ये भी आप एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, क्योंकि कम से कम शेयर को कुछ टाइम देना ज़रूरी है। अगर हमें अपने कन्विक्शन पे कन्विक्शन होना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा हमें उसको जो है टाइम देना भी ज़रूरी है, राइट। क्योंकि सारी चीज़ें अगर शेयर मार्केट में अपने हिसाब से चलने लगें तो फिर तो मतलब हर एक इस पे जिग पे हर एक नीचे वाली पोजीशन पे मैं ख़रीदूँ और हर एक ऊपर वाली पे मैं निकलूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता, राइट। तो थोड़ा सा समय देना भी ज़रूरी है, लेकिन हम जो एनालिसिस कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, और उसके बारे में जो जितनी जानकारी मैं आपको दे सकता हूँ उतनी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, राइट। तो ये बात हुई इसकी। तो ये मेरे हिसाब से एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है, आप इसको कंसीडर ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा बिज़नेस है, एक रिस्क फ्री बिज़नेस है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है बिज़नेस का,
आईटी के अंदर इन्होंने अपना जो है वो होल्ड किया है, एक नई कंपनी, मतलब एक आईटी के अंदर भी इनका रुझान है। उसके अलावा ये जो अभी स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट से उससे ऊपर निकला है, और एक और रेजिस्टेंस पे भी है ये। अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छे लेवल पे जा सकता है। उसके अलावा अपने जो लेवल हैं उससे काफ़ी नीचे हैं, तो तकरीबन 25% ही नीचे है। तो एक बाइंग जोन में सारे जो डीएमएज जो हैं, डे मूविंग एवरेज हैं, उसके नीचे है। अगर आरएसआई की बात करूँ तो आरएसआई भी कंफर्टेबल है इसका तकरीबन। तो मुझे सब तरीके से ये अच्छा शेयर नज़र आ रहा है और आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अपना एनालिसिस ज़रूर करें। तो दिस इज़ फॉर टुडे गाइज। प्लीज़ लाइक द बटन इफ़ यू आर लाइकिंग, एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। कल मिलते हैं एक नए शेयर के साथ, एक नए एनालिसिस के साथ। टेक केयर गाइज, बाय।